हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। तो चलते हैं अपन एक केमिस्ट्री क्लासेज में और चैप्टर नंबर 11 में 9 सितंबर 2020 की एक केमिस्ट्री क्लासेज में ईथर के भौतिक गुण अपना जो टॉपिक है ईथर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो ईथर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ईथर क्या होता है, ज्वलनशील प्रकृति और वाष्पशील प्रकृति के होते हैं ईथर। और ईथर है वो सुगंधित द्रव होते हैं, यानी इसमें क्या आती है, अच्छी सुगंध आती है। इसके अलावा जो डाईमेथिल ईथर है और जो डाईएथिल ईथर है वो गैसीय अवस्था में होते हैं और सभी क्या होते हैं ईथर वो द्रव अवस्था में होते हैं। ये जल में क्या होते हैं, ईथर अविलय होते हैं, लेकिन जो कार्बनिक विलायक है उनमें क्या होते हैं, विलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलय क्यों होते हैं, क्योंकि समान समान को घोलता है कि कार्बनिक विलायक में भी कार्बन है और ईथर है उसमें भी कार्बन है, हमें पता है। जैसे ROR या CH3O CH3 इसमें क्या कार्बन है। फिर एथेनॉल की बात कर सकते हैं, C2H5OH, ये एक विलायक है, ये विलय तो इजी इसमें क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, इसमें आसानी से घुल जाएगा। या फिर हम बात कर सकते हैं बेंजीन की, इसमें भी क्या है, कार्बन है, C6H6, दोनों विलायक है, अच्छे विलायक है। इन कार्बनिक विलायकों में ईथर क्या होता है, घुलनशील होता है, लेकिन द्रव ये जो वाटर रहता है उसमें क्या होता है, अविलय होता है। क्यों होता है अविलय, क्योंकि वाटर के साथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं होती है, इस वजह से जल में या वाटर में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। और इनके क्वथनांक की अगर हम बात करें तो ईथर है, इनका जो क्वथनांक है जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है तो वैसे वैसे क्या होता है, इनका क्वथनांक बढ़ता है। जैसे डाईमेथिल ईथर है, इसके कंपैरिजन में डाईएथिल ईथर है, इसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। और डाईएथिल ईथर की कंपैरिजन में डाईप्रोपिल ईथर है, उसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अणुभार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, जिन्हें क्वथनांक है वो अणुभार के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे किसी भी यौगिक का अणुभार बढ़ता है उसका क्वथनांक भी बढ़ता है। तो ये ईथर के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी अपने, भौतिक गुण पढ़े। सबसे पहले इनकी अवस्था की बात की तो जो डाईमेथिल ईथर है और डाईएथिल ईथर है वो तो गैसीय अवस्था में थे, बाकी सारे क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। इसके अलावा ये सुगंधित द्रव होते हैं, इनमें क्या आती है, अच्छी सुगंध आती है। इसके अलावा ईथर क्या होते हैं, ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं और वाष्पशील होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। और हम बात कर सकते हैं विलयता सोल्यूबिलिटी की, तो अभी हमने बात की कि ईथर होते हैं वो कार्बनिक विलायकों में तो आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन जल होता है उसमें क्या होते हैं, अविलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों यानी बेंजीन है, एथेनॉल है, ये एक अच्छे विलायक है। अब इनमें क्या है, कार्बन है तो समान समान को घोलता है, इनमें भी कार्बन है इनमें भी कार्बन है, तो इजी इनको क्या कर लेगा, ये घोल लेगा। यानी विलायक है, एथेनॉल विलायक है, बेंजीन विलायक है, इन सब में कार्बन होने की वजह से ये ईथर को क्या करेंगे, आसानी से अपने अंदर विलयशील कर लेते हैं। फिर बात की हमने क्वथनांक की, बॉइलिंग पॉइंट की। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अणुभार के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। तो ये बात हुई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में इस तरह 4 टाइप्स की रासायनिक अभिक्रिया शो करता है, यानी 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देता है। इनमें फर्स्ट है एल्किल समूह, और एल्किल समूह में पर्टिकुलर एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड है ईथर क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन पर, जैसे ये ईथर है CH3 ऑक्सीजन CH3, इसके ऑक्सीजन एटम पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर। ऑक्सीजन की बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें पार्टिसिपेट हो गए, बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेके, बाकी कितने बच गए, 4 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी वजह से ये जो केमिकल रिएक्शन देगा वो हम पढ़ेंगे। फिर CO बंध विखंडन की अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन कार्बन और इस ईथर के बीच का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, इससे ब्रेक होने की वजह से जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी उसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ एक और भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, अन्य अभिक्रिया में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया की हम बात करते हैं। तो इनको इरेज कर देते हैं और
अपना जो टॉपिक है फर्स्ट है एल्किल समूह की या एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इनमें क्या होता है हेलोजनीकरण। एल्किल समूह एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या है हेलोजनीकरण। ए ले सकते हैं अपन हेलोजनेशन, या फर्स्ट ले लेते हैं फर्स्ट हेलोजनीकरण। हेलोजिनेशन। तो हेलोजनीकरण है, इसमें क्या होगा कि हेलोजनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी हेलोजन परमाणु जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन है वो क्या करेंगे इस तरह के जो कार्बन है उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देंगे प्रतिस्थापित कर देंगे। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं हेलोजनीकरण अभिक्रिया। ये हेलोजनीकरण अभिक्रिया अंधेरे में भी होती है और प्रकाश की उपस्थिति में भी होती है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंधेरे में यानी डार्क। तो डार्क में इसकी केमिकल रिएक्शन कैसे होगी वो अपन देखते हैं। अंधेरे में इसमें एक है अंधेरे में डार्क में हेलोजनीकरण। तो अंधेरे में हेलोजनीकरण में क्या होगा कि हमारे पास डाइएथिल ईथर है, इसके हेलोजन परमाणु है डाइएथिल ईथर के जो एल्किल समूह का हाइड्रोजन परमाणु है वो हेलोजन परमाणु से क्या हो जाते हैं प्रतिस्थापित हो जाते हैं, इसे बोलते हैं हेलोजनीकरण। और अंधेरे में क्या होगा कि हमारे पास क्या है जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन हेलोजन है, इनकी रिएक्शन है करवाते हैं 273 केल्विन टेम्परेचर पर डाइएथिल ईथर से। तो ये क्या बनाएंगे अल्फा क्लोरो डाइएथिल ईथर या अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर, या फिर अगर ब्रोमीन लेते हैं तो अल्फा ब्रोमो डाइएथिल ईथर या फिर अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमो एथिल ईथर बनाते हैं। तो देखते हैं हेलोजनीकरण अंधेरे में। तो देखते हैं ये हमारे पास क्या है डाइएथिल ईथर है CH3CH HO CH2 CH3, ये हमारे पास डाइएथिल ईथर है। इसका फॉर्मूला अपन ने यहाँ लिख दिया। इस डाइएथिल ईथर की क्रिया हम 298 केल्विन तापमान पर क्लोरीन या ब्रोमीन से करवाते हैं, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ Cl2 या Br2। ओके, अगर हम क्या करें यहाँ पर्टिकुलर Cl2 ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा अल्फा क्लोरो, अगर Br2 ले रहे हैं तो अल्फा ब्रोमो बन जाएगा। 298 केल्विन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर रखेंगे तो यहां से क्या होगा कि हेलोजन परमाणु है इस हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। कैसे करेगा कि इस Cl2 का परमाणु Cl2 के साथ करवाने तो ऐसे लिख सकते हैं, तो एक Cl एक H को ले जाएगा माइनस HCl के रूप में, माइनस HCl यहां से, और ये जो Cl है इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। यहां पर जाएगा हमारे पास CH3 CH Cl फिर ऑक्सीजन एटम, और इस बार यहाँ क्या है सिंगल बॉन्ड CH H को ऐसे लिख दिया और CH3 CH2 को ऐसे लिख दिया जैसे यहाँ लिखा था CH2 ही तो है, एक हाइड्रोजन ये रहा एक हाइड्रोजन ये रहा, ऐसे ही CH2 को ऐसे लिख दिया एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ये बन गया अल्फा, क्या बन गया अल्फा, अल्फा क्लोरो डाइएथिल ईथर बन गया। अब इसकी फिर से रिएक्शन करवा सकते हैं क्लोरीन के साथ कि फिर अल्फा हाइड्रोजन को क्या कर सकता है प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन को क्या किया प्रतिस्थापित किया है, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह इसका पड़ोसी निकटवर्ती कार्बन कौन सा अल्फा, और ये कौन सा है बीटा। अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन क्या है बीटा कार्बन, लेकिन यहाँ क्या करेगा अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को क्या करेगा प्रतिस्थापित करेगा, कौन हेलोजन, क्लोरीन हो या फिर ब्रोमीन। अगर हम क्लोरीन लेते हैं तो HCl बन जाएगा यहाँ, अगर हम ब्रोमीन लेते हैं तो HBr, और यहाँ क्या जुड़ जाता अगर ब्रोमीन होता तो Br। फिर इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं HCl2 के साथ करवा रहे हैं, Cl2 के साथ फिर इसकी रिएक्शन करवाई तो Cl
इसको ऐसे लिख दिया अपन ने Cl, तो ये यहां से HCl के रूप में निकल गया और यहाँ क्या फॉर्म हो गया CH3 CHCl ऑक्सीजन CH। तो यहाँ क्या आ जाएगा Cl, क्योंकि इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे होगा इस Cl से, तो Cl फिर क्या है CH3 और माइनस क्या होगा यहाँ से माइनस HCl। तो ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया अल्फा डैश। इसका नेम हो गया, इसका तो नेम हो गया अल्फा क्लोरो डाइएथिल ईथर, इसका नेम हो गया अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर। तो ये डाइएथिल ईथर का डाई अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो ये अंधेरे में हेलोजनीकरण है। तो अंधेरे में जब हेलोजनीकरण होगा तो अल्फा स्थिति से सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु का क्या होगा हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन होगा, सिर्फ वो भी एक एक हाइड्रोजन। ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, इन दोनों अल्फा कार्बन के एक एक हाइड्रोजन का क्या हो जाता है प्रतिस्थापन हो जाता है। जब यहाँ इस अल्फा का हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ तो अल्फा क्लोरो डाइएथिल ईथर बना, और इस अगर अल्फा का भी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दे तो अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी, इसी में सेकंड टाइप है बी, वो हम बात करते हैं प्रकाश में हेलोजनीकरण, सनलाइट में, प्रकाश में हेलोजनीकरण। सूर्य के प्रकाश में हेलोजनीकरण यानी सनलाइट में। तो सनलाइट में जब हेलोजनीकरण होगा प्रकाश की उपस्थिति में तो टोटल हाइड्रोजन परमाणु है डाइएथिल ईथर के, वो सारे के सारे हेलोजन परमाणु के द्वारा क्या हो जाते हैं प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो वहां बढ़ता है अपने पास पर क्लोरो डाइएथिल ईथर बनता है। तो देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन भी देखते हैं। ये हमारे पास डाइएथिल ईथर है CH3 CH2O CH2 CH3। अब इसकी जो रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं Cl2 के साथ। तो Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई प्रकाश में, तो सनलाइट में। प्रकाश की उपस्थिति में इसकी जब रिएक्शन होती है तो ये जो हेलोजन है प्रकाश की उपस्थिति में सारे के सारे हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देगा प्रतिस्थापित कर देगा, और यहां इन हाइड्रोजन परमाणु की जगह कौन आ जाएगा हेलोजन परमाणु यानी क्लोरीन परमाणु आ जाएगा, तो पर क्लोरो डाइएथिल ईथर बन जाएगा। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 2 7 और 3 10, और क्लोरीन हमारे पास कितने 2 ही है, तो 5 10, और साथ में क्या होगा HCl के साथ जाएंगे 10, तो क्या करेंगे हम यहाँ कितने ले लें 20 Cl2 ले लेते हैं। तो क्या होगा 10H है 10 Cl के साथ है माइनस 10 HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, 10 Cl है 10 हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया बाहर निकल गया। अब 10 Cl बच गए, वो यहाँ पर के 3 यहाँ 2 यहाँ 5 5 2 यहाँ 7 और 7 3 यहाँ 10 ऐड हो जाएंगे, तो पर क्लोरो डाइएथिल ईथर का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा CCl3, तीनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन तो 3 Cl आ गए, फिर दोनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन तो 2 CCl2, या ऐसे लिख सकते हैं इनको Cl और Cl ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर क्या बीच में ऑक्सीजन एटम, फिर इस कार्बन के पास कितने Cl 2 Cl ऐसे लिख सकते हैं, फिर इस कार्बन के पास कितने Cl है 3, तो CCl3। तो ये बन गया पर क्लोरो डाइएथिल ईथर, 3 2 5 2 7 और 3 10, तो 10 ये हो गया 10 ये 20, तो 10 से इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया 10 × 2, तो कितना है 20, इसमें से 10 Cl तो H के साथ HCl बना लिए और 10 Cl है यहाँ करके कार्बन के साथ ऐड हो गए। ये बन गया पर क्लोरो डाइएथिल ईथर, पर क्लोरो डाइइथाइल या एथिल ईथर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हेलोजनीकरण अभिक्रिया।
अंधेरे में हैलोजनीकरण और प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण। दोनों स्थितियों में क्या था, दोनों ही रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का जो एथिल समूह है या जो एल्किल समूह है उसके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किससे हो रहा है, हैलोजन के साथ हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो जो रिएक्शन हो गई हैलोजनीकरण। अब सेकंड जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन, वो पढ़े इत्र का दहन। इत्र को जलाते हैं, कंब्यूजन। तो इत्र को जब भी जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होती है। कि मान लीजिए हमारे पास डाइएथिल इत्र है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं अपन। ये हमारे पास क्या है, CH3 CH2O CH2 CH3। इसको ऑक्सीजन की मदद से जलाना, क्योंकि ऑक्सीजन का काम क्या, जलाना, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या था, बुझाना। तो ऑक्सीजन जब जलाएगा तो यहां से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या बढ़ेगा, जल बढ़ेगा। तो यहां बढ़ जाएगा देखो CO2 और H2O। अब देखो हमारे पास यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 3 2 5 2 7 और 3 10, और इधर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 है। तो इसे 2 से 5 से क्या कर दो, इसे मल्टीप्लाई करवा दो, 5H2O। अब ऑक्सीजन एटम देखो कितने हो गए, यहाँ कितने हैं, 2 और 1 3 है, यहाँ कितने 4 2 8, और 8 और 5 कितने हो गए, 13। तो इसको जब हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो 6O2 कर देते हैं अपन। क्या कर देते हैं, 6O2। तो 6 दूनी 12 और 1 13, 6 × 2 कितना हो गया, 12, और 1 13 हो गया। यहाँ कितने हो गए, 4 × 2 के 8, और 8 और 5 कितने हो गए, 13। तो यहाँ क्या हो गया, इक्वेशन, ये जो रिएक्शन अपनी वो क्या गई, बिल्कुल बैलेंस हो गई। तो इत्र को जब भी कंफ्यूजन करते हैं, इत्र को जब भी जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हो गई इत्र की रासायनिक अभिक्रिया।